हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि जैसे ही बॉक्स में मौजूद लड़की की बोली लगाई जा रही थी तो चिंगी एक मिनट भी नहीं लगाता और तुरंत ही उसे खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता जो था कि उसकी सोजो है। यहाँ पर चिंगी को वीआईपी नंबर 9 का टैग मिला हुआ था और वो इसी टैग के नाम से आगे अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा था। वो बोलता है कि ले जाने से पहले मैं इसे अच्छे से चेक करना चाहता हूँ। हर कोई कह रहा था कि वीआईपी 9 की हमेशा से नजर तो अच्छी थी, लेकिन आज इसने खरीदने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है। और फिर जैसे ही वो रस्सियां खोलता है तो सोजो उसके कान के पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी। वो कहने लगता है तुम भी तो उन गर्ल्स को बचाने के लिए और पायलट जी को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच गई हो, तो क्या मैं उसे बचाने के लिए नहीं आ सकता जो मेरे लिए स्पेशल है। और फिर सोजो उसे कहने लगती है कि इस टाइम पर पायलट जी बाकी बहुत सारी गर्ल्स के साथ पीछे है। मैं इन सबको इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी फ्रेंड्स हेल्प लेकर आ रही होंगी, तब तक हमने इन सारे एनिमल्स को डिस्ट्रैक्ट करना है। उसी समय हमें दिखाते हैं कि हाई टैंक की निगरानी में कुछ स्नाइपर गर्ल्स थी जो कि हुआ फैमिली के दो बड़े लोग आ रहे थे। उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाकर उनकी सारी फोर्सेस को इलीट क्लब की जगह अपने बॉसेस की सुरक्षा पर लाना चाहती थी, ताकि सोजो उन गर्ल्स को भगाने में कामयाब हो सके। उधर सोजो जानबूझकर थोड़ा टाइम और बढ़ा देती है ताकि किसी और की बोली ना लगे, किसी की बारी ना आए। यहाँ पर चिंगी के हाथ में एक खंजर था और वो उसी से नाटक करते करते खुद को एक सुपरफिशियल सा घाव दे देती है। चिंगी ये देखते ही कहने लगता है तुम इतने रूथलेस कैसे हो। और बस सोजो यही कह रही थी कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ तब से लेकर अब तक मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे अब चीजों से डर नहीं लगता। उधर हमें दिखाते हैं कि जैसे ही हुआ शाओ और जोंग आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है। वो लोग डर जाते हैं और इसके साथ ही अपने सारे एलीट क्लब से बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर बुला लेते हैं। वहीं बड़ी इंस्पेक्टर ली भी फिर रहा था। ली बोजे भी इधर उधर तलाश करने लगता है कि फायरिंग किस तरफ से हो रही थी। और हाई टैंक कहती है इसको भटकाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो अपनी स्नाइपर गर्ल्स को कहती है कि तुम लोग वाइंड अप करके भागो, इस बोझे को तो मैं संभाल लूंगी। और वो उसके पास जाती है और कहती हमारी सुरक्षा करो, तुम तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हो ना। मैं कितना डर गई थी, पता नहीं कहाँ से फायरिंग हो रही है, शहर में कैसा अमन बनाया हुआ है तुमने। और बोझे भी उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है जहाँ पर कहीं कुछ उल्टा काम हो रहा होता है वहां पर तुम जरूर मौजूद होती हो, मुझे तो सबसे ज्यादा शक तुम पर ही है। पर हाई टैंक नाटक स्टार्ट कर देती है। वो ये दिखा रही थी कि उसके पैर पर चोट लग गई है। अब बोझे उसे साइकिल पर बिठाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। वो तो उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहता था, लेकिन हाई टैंक उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है जैसे चांद घूमता है धरती के गिर्द, तुम मेरे गिर्द क्यों घूमते रहते हो। वो भी उसे तुरंत ही दीवार से लगा कर कहता है कि अगर नाटक करना है तो अच्छे से करो ना, जैसे ही मैं करीब आया हूँ तुम घबरा क्यों गई हो। और फिर उसे बोलता है तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन शक तुम पर बहुत पक्का है, इसीलिए मैं अब तुम पर नजर रखूंगा। और वही हाई टैंक जिसके पैर पर पहले चोट लगी थी अब एकदम ठीक ठाक होकर वहां से चली जाती है। उधर हमें दिखाते हैं कि उन गर्ल्स के पास वही एनिमल्स पहुंच जाते हैं जिन्होंने खुद को वीआईपी का मास्क पहनाया हुआ था। वो उनको चेक करना चाहते थे कि इतने में पायलट जी भी जाग जाती है और बाकी गर्ल्स भी उन पर अटैक कर देते हैं। वहां पर इस समय ज्यादा फोर्सेस और गार्ड्स नहीं थे और उन लड़कियों की तादाद ज्यादा थी और पायलट जी इन सबको लीड कर रही थी। उधर इस शो की होस्ट को भी पता चल जाता है कि मिस्टर जैंग नहीं है जो नंबर 9 में आया है। वो पूछती है कि तुम कौन हो इम्पोस्टर, और फिर ये भी बोलती है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। लेकिन इतने में वो गर्ल्स वहां पर पहुंच जाती हैं जो अपने साथ टॉर्चेस भी लेकर आई थी और बहुत सारे वीआईपीज जो वहां पर खड़े हुए थे उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। और बस यहीं पर ही काफी देर तक फाइट होती है। अब यहाँ पर काफी देर तक फाइट होती रहती है और फिर होस्ट वहां से घायल होकर भागने की कोशिश कर रही थी कि इतने में सोजो उसे पकड़ लेती है। सोजो कहती है तुम्हें एक लेडी होकर शर्म नहीं आती, तुम गर्ल्स के साथ क्या कर रही थी। और वो जानबूझकर मासूम बनती है, कहती है कि मुझे मास्टर होने से सारा कुछ करने पर मजबूर किया हुआ था, लेकिन इनफैक्ट उसने एक हथियार छुपाया था और वही वो निकालने की कोशिश कर रही थी। वो एक छोटा सा रिवॉल्वर था। वो उससे गोली चलाती उससे पहले ही चिंगी आ जाता है और सोजो को बचा लेता है। उधर पायलट जी ने भी बहुत सारी गर्ल्स को लीड करते हुए फाइनली अब सक्सेस हासिल कर ली थी। ये सारे इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। अब वो लोग सारी गर्ल्स को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनके पीछे बहुत सारे गार्ड्स पड़ जाते हैं। वो लोग गर्ल्स जैसे ही वहां से निकलती हैं तो उन्हें लगता है कि ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएंगी। तो चिंगी ऐसा करता है कि अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है और कहता है कि इन गार्ड्स की सेना का मैं खुद मुकाबला कर लूंगा। बोलता है सोजो से कि तुम जाओ
और मैं जो कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो। और फिर उसके बाद उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस होस्ट ने जो गोली चलाई थी, सोजो को बचाते बचाते वो गोली चिंगजी को लग गई थी। वो घायल था लेकिन उसने सोजो को फील नहीं कराया था। अब उसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट करता है। उस बेचारे की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे चिंगजी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके आगे वो लोग गन लेकर खड़े हुए थे। वो उस पर गोली चलाते उससे पहले ही उन पर कोई गोली चला देता है और वो सोजो थी जो लौट कर आई थी चिंगजी को बचाने के लिए। सोजो को तो उसकी जान की फिक्र हो रही थी कि इसे जल्दी टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाए, पर चिंगी उससे कहने लगता है, देखा मैं जीत गया, तुम मेरे लिए वापस आई हो, यही मंजर तो मैं देखना चाहता था। तुम्हें पता है मैंने कितने सेकंड्स तुम्हारा इंतजार किया। उसने तो उन दोनों के अलग हुए हुए सालों को 96.4 मिलियन सेकंड्स में भी काउंट किया हुआ था। वो कहता है एक एक सेकंड का मैं तुमसे हिसाब लूंगा। और इतने में एक गार्ड उन पर अटैक करने ही वाला था कि चिंग यू वहां पहुंचता और उस पर गोली चला देता है। अब उन दोनों का इकट्ठे होने का और इस तरह से रोने धोने का मंजर चिंग यू ने भी देख लिया था। अब फाइनली सारी गर्ल्स को भी वहां से आजाद कर लिया जाता है और पुलिस भी आ चुकी थी। पायलट ये भी वहां से सुरक्षित निकल गई थी, लेकिन इन गर्ल्स को सबको अरेस्ट कर लिया गया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जबकि सोजो तड़पती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो चिंगजी इस टाइम पर बेहोश था। उसकी जान खतरे से बाहर थी, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वो कब होश में आएगा इस बात का कुछ पता नहीं था। वहां पर उसे देखते ही उसे बाईचंग में उन दोनों का इकट्ठा बिताया हुआ समय याद आने लगता है और जो सोजो के आंसू गिरते हैं वो सीधा चिंगी की हथेली पर ही जाकर गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद उसके दिल पर भी। अब ली बोजे आता है और चिंग यू को बताता है कि थोड़े दिनों हमें पायलट जी को अपने पास ही रखना होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम पर प्रेशर है, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि उनका अच्छे से ख्याल रखूं। और इसके साथ साथ वो उसको एक फाइल भी देता है जिसके अकॉर्डिंग कुछ अरसे से भाभी की हरकतें ठीक नहीं थी। इस ऑर्फनेज ट्रैफिकिंग के बारे में उन्हें पहले से ही पता था और उन्होंने वो फैमिली पर नज़र रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनका काफ़ी अरसे का प्लान था। और इसके साथ साथ सब ऑर्डिनेट्स भी वहाँ पर बता रहे थे कि जो गुमसान की लड़ाई हुई थी आपस में, उस सब के बीच वहाँ पर भाभी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन सारी बातों से शक पड़ रहा था कि जैसे फैंग मुलान यानी कि सोजो, उसके बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि चिंगयू नहीं जानता। और इसके साथ ही चिंगयू को ख्याल आता है कि जिस समय वो अंदर इलीट क्लब में पहुंचा था तो उसी टाइम पर चिंगयू को गोली लगने वाली थी, लेकिन सोजो उसके सामने आ गई थी और अपनी बॉडी से उसे कवर कर लिया था ताकि उसकी जगह वो गोली खा ले। ये कोई आम बात नहीं थी। अब इसी बारे में उससे डिस्कस करने के लिए वो सोजो के पास जाता है, लेकिन वो बहाना लगा देती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और रेस्ट करना चाहती हूँ। अब उधर हमें वो फैमिली को दिखाते हैं। हो शाओ को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो कभी जोंग से लड़ता था और जोंग था कि अपना गुस्सा बैंक मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉइज पर निकाल रहा था। अब इतने में हो शाओ आगे बढ़ता है कि जैसे बैंक मैनेजर को उठा रहा, उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन वो साइकोपैथ कहता है तुमने ज्यादा बड़ी गलती नहीं की है, सिर्फ इतनी ही की है कि तुम्हारे 2 हाथ काट दिए जाएं। और फिर उसके बाद उसे बाहर फेंकवा देता है। वो कहता है मुझे पता चला है कि बैंक में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स निकलवा ली हैं, लेकिन हमारा आर्म्स का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, बताओ आजकल वहाँ से कैसा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जोंग शर्मिंदा सी शक्ल बनाकर कहता है मैंने कुछ फंड्स निकाल कर इधर उधर लगा दिए और वो सारी फंडिंग इन्वेस्टमेंट एकदम लॉस में चली गई है और बस आप तो हाउ शाओ की शक्ल देखने वाली थी। वो उसे मारता है और कहने लगता है कि तुमने हर चीज गंवा दी है, अब वो फैमिली किस दम पर खड़ी होगी। और अब हो शाओ ने जो इन्वेस्टिगेशन कराई थी उसके अकॉर्डिंग उसे ये जरूर पता चल गया था कि उसे इस बर्बाद करने के पीछे फैंग मुलान का हाथ है। वो कहने लगता है कि लड़की जो भी है, इसके जो भी सीक्रेट्स हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि बस इसे खत्म कर दिया जाए। वो बदले की आग में जल रहा था। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फाइनली चिंगी होश में आ ही जाता है। उसे देखकर सोजो बहुत खुश हो गई थी। वो उसकी केयर कर रही थी और वो कुछ ज्यादा ही बीमार होने का नाटक कर रहा था ताकि वो उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर करे। और वो था कि उसका हाथ पकड़कर वहीं सोने के लिए लेट जाता है। वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पेन तो नहीं हो रही। वो कहता है हाँ पेन तो बहुत होती है और 3 साल से होती है। सोजो ये बात सुनती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें चिंगयू को दिखाते हैं। उसने अब एक और ही ढंग से सोचना स्टार्ट कर दिया था। अब वो कहने लगता है कि चिंगी आखिर उस दिन उस बटलर ली को क्यों लेकर आया था, जाओ और इन्वेस्टिगेट करो। इसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है
कि वो फैमिली का अभी तक बहुत ज़्यादा असर था पुलिस डिपार्टमेंट पर और वो इन्वेस्टिगेशन पर अपना दबाव डाल रहे थे। स्पेशली उनकी कोशिश थी कि पायलट जी और दूसरी लड़कियां अंदर प्रिजन में ही रहें। पर चिंगयू तो ये को लाइक करता था, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो जाता है और ये को बचाने की कोशिश करता है। मुरोंग फैमिली भी बहुत स्ट्रांग थी और इस टाइम पर तो ऑफ कोर्स वो फैमिली से ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में था। पर ये उससे कहने लगती है कि मैं अकेली बाहर नहीं आऊँगी। ये सारी गर्ल्स थी जिन्होंने मुझे बचाया और मैंने इनको बचाया। हम जब आएंगे इकट्ठे ही बाहर आएंगे। और बस फिर चिंगयू ये के प्यार में ऐसा करता है कि उन सारी गर्ल्स के लिए ही बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और फाइनली उन सब को रिलीज़ करने का ऑर्डर आ ही जाता है कि इन्वेस्टिगेट करके इनको छोड़ दिया जाए। वो सभी इनोसेंट थी। अब दूसरी तरफ हमें चिंगयू को दिखाते हैं। वो बाहर लॉन में बैठा हुआ था आज थोड़ी वॉक करने के लिए कि इसी बीच उसकी एक रिंग गुम हो जाती है जो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। ये उसने सोजो के लिए खरीदी थी 3 साल पहले जब वो उसे प्रपोज करने का मन रखता था। असिस्टेंट उसे काफ़ी छेड़ता है। उस दिन जब आपने फाइट की थी इतने जख्मी हो रहे थे लेकिन फिर भी एंड पर आप मुस्कुरा रहे थे, खून में लथपथ थे, आप इतने क्रीपी लग रहे थे। क्या प्यार इंसान को ऐसा कर देता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और वो था कि बस उसे तो अपनी रिंग की परवाह थी कि उसे एकदम क्लीन कर दे। असिस्टेंट कहने लगता है कि ये रिंग आप कब दे रहे हैं फैंग मुलान को? वो बोलता है रैंडमली थोड़े ही दे दूंगा, रिंग देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन होना चाहिए। पर यहीं पर असिस्टेंट उसे याद दिलाता है शायद आप भूल रहे हैं वो इस टाइम पर चिंगयू की मंगेतर है। इन फैमिली सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? ये सुनते ही चिंगजी भी परेशान ही हो जाता है। जबकि उधर चिंगयू ने जो इन्वेस्टिगेशन का बोला था उसे बटलर ली तो भी नहीं मिलता लेकिन एक फोटो मिल जाती है और ये फोटो थी कि जिसमें देखा जा रहा था कि इतने सालों पहले वो पार्टी जिसमें मिस्टर वो का मर्डर हुआ था उसके बैकग्राउंड में एक फोटो थी और वहां पर सोजो यानी कि मुलान और उसके साथ चिंगजी खड़ा हुआ था। ये देखते ही चिंगयू को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। उसे याद आता है कि एक दफ़ा उसके भाई ने उसे फ़ोन किया था और बताया था कि किस तरह से एक लड़की के प्यार में वो पड़ चुका है। अब उसे समझ आ जाती है कि जब से वो मुलान को जानता है उससे पहले ही चिंगजी उसे जानता है और ये दोनों लवर्स रह चुके हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट चिंगयू क्या करेगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।